दोस्तों नमस्कार। भारत का सच जाति है और जाति के हिसाब से आने वाले वक्त में भारत की राजनीति चलेगी, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। भारत में जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती और भारत में रोजगार जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी जाति के हिसाब से आरक्षण और उसी के जरिए भर्ती। यह भारत का सच है, इससे कोई इनकार ना करे। तो क्या नीतीश कुमार ने बिहार में एक ऐसा दांव चला जिसमें पहले जाति जनगणना और उसके बाद आरक्षण पर विधानसभा से मुहर लगवा ली? तो क्या हिंदुत्व की राजनीति और बीजेपी की राजनीति जो थोड़ा बहुत सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आगे बढ़ रही थी, अब उसकी पोटली बंद गई? क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में अगर ओबीसी वोट पड़े ना होते तो बीजेपी चुनाव भी ना जीत पाती। तो क्या ओबीसी वोट बैंक में बहुत ही सलीके के साथ नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति का ताना बाना बुना और एक झटके में नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर जातिगत जनगणना करवा दी और दूसरी तरफ राहुल गांधी देश भर में यह कहते हुए निकल पड़े कि अब समाज का एक्सरे होना चाहिए और पता चलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह नारा यकीनी तौर पर बहुत शानदार है और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी इस तर्ज पे आगे बढ़ेगी, यह इससे पहले कांग्रेस की राजनीति में नजर आता नहीं था। तो क्या वाकई बिहार में नीतीश कुमार और देश भर में घूमते हुए राहुल गांधी जो ओबीसी की जाति के हिसाब से आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं और भागीदारी का जिक्र हो रहा है, क्या वाकई इस देश की राजनीति अब बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है? क्योंकि 2019 के परिणाम एक क्षण के लिए देखिए, उसके बाद जिक्र आज इस बात का होना है कि बीजेपी की खामोशी के पीछे कौन सा सच छुपा हुआ है और आने वाले वक्त में बीजेपी किस दिशा में बढ़ जाएगी और मोदी और अमित शाह क्या सोच रहे हैं और संघ भी इन बातों को लेकर खुश क्यों है। तो 2019 में बीजेपी को जो वोट मिले थे वह 2014 की तुलना में ओबीसी के जो वोट थे उसमें बड़ी तादाद में इजाफा हो गया था। अगर याद कीजिएगा तो लगभग पिछड़ी जातियों में जो ऊंची जातियां होती हैं, जो क्रीमी लेयर जिसको हम कहते हैं, उसके 40% वोट बीजेपी को मिले, जबकि मंडल पर खड़ी राजनीतिक दलों को 33% वोट मिले और कांग्रेस को तो सिर्फ 13% वोट मिले थे। और जो महापिछड़ा तबका है ओबीसी के भीतर, उसके लगभग 48% वोट बीजेपी को मिले थे और जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं उनको सिर्फ 20% वोट मिले थे और कांग्रेस को 15% वोट मिले थे। यानी 50% से ज्यादा का इजाफा एक झटके में बीजेपी के वोट बैंक में हुआ, तो वह 31% से 37% पर 2014 की तुलना में 2019 में पहुंच गई। और दूसरी तरफ जो मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी थी उनमें ओबीसी वोट ही लगभग -14% हो गए, यानी 14% कम हो गए। कांग्रेस के वोट बैंक में जो उसकी पारंपरिक राजनीति चली आ रही थी उसमें 50% तक की कमी 2019 आते आते हो गई। यानी बीजेपी जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी वह एक झटके में ओबीसी के वोट बैंक से न सिर्फ पूर्ण बहुमत पाती है बल्कि तमाम राजनीतिक दलों का डिब्बा गोल कर देती है। तो क्या इस दौर में जिस ओबीसी आरक्षण और जिस ओबीसी जनगणना का जिक्र और समाज के भीतर जातिगत जनगणना का जिक्र हो रहा है, क्या उसके जरिए बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा या एक नई परिस्थिति इस दौर में निकल कर आने वाली है? सवाल बीजेपी आने वाले वक्त में क्या वो इंतजार कर रही है कि दूसरे राज्यों में अब इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी बिहार में तो हो गया, जहां पर कांग्रेस की सत्ता है, मसलन कर्नाटक के भीतर जो वहां पर बटा हुआ तबका है, क्या वो कांग्रेस के इस दांव पर खड़ा होगा? तुरंत की जानकारी तो कहती है नहीं खड़ा होगा। वो कलिंगा वहां पर जिस तरीके से है और वहां पर उसके समकक्ष जाति जिस तौर पे है, दोनों में इन बात को लेकर भी एक टकराव है। तो क्या कर्नाटक से बात आगे आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन पट्टी में बंधेगी और चलेगी?
तो इसका एक हिस्सा बीजेपी के भीतर मंत्रणा के तौर पर साफ है कि जब जातियों के आधार पर राज्यों की राजनीति चल रही होगी तो फिर उसके जरिए जिस नई राजनीति का उदय होगा उसका इंतजार करना चाहिए। और जातिगत जनगणना कराने में बीजेपी को अभी इंतजार इसलिए करना है क्योंकि पहली लकीर उसने बिहार के भीतर अगर जीतन राम मांझी के जरिए खींचने की कोशिश की और एक संदेश दिया कि ओबीसी के भीतर भी जो आरक्षण का लाभ है वो चंद जातियों में सिमटा हुआ है, तो क्या बाकी जातियों को आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा अगर उसके भी तौर तरीके ओबीसी के भीतर भी ताकतवर जातियों के साथ लाभ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो एक सवाल यह था जिसको लेकर नीतीश कुमार को गुस्सा विधानसभा के भीतर आया। दूसरा सवाल यह था क्या दलित वर्सेस दलित बनाम ओबीसी की परिस्थिति आरक्षण को लेकर खड़ी हो सकती है। अगर ध्यान दीजिए तो 2017 2 अक्टूबर रोहिणी कमीशन बीजेपी ने इसीलिए बनाई थी। बीजेपी ना कहें, मौजूदा मोदी सत्ता ने बनाई थी, राष्ट्रपति की मोहर लगी, रोहिणी कमीशन ने काम किया और उसका काम क्या था? उसका काम बड़ा सीधा सा था कि ओबीसी के भीतर जिन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए उसमें आरक्षण का लाभ किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास कुछ भी नहीं है। रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। अभी तक वह इस देश में लागू नहीं हुई है। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या वाकई जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली में कहते थे ओबीसी से आप हमें वोट कीजिए, लेकिन अगली लाइन कहते थे यादव माइनस ओबीसी, ठीक वैसे ही जैसे जाटव माइनस दलित का वो जिक्र करते थे, क्योंकि उन्हें पता था यादव के नाम पर राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में दो पॉलिटिकल पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी है, उन्हीं के लिए खड़ी है और उनके जरिए ही खड़ी है। और दूसरी तरफ मायावती को इनकार नहीं कर सकते हैं जाटव वोट बैंक को लेकर। तो क्या एक नई परिस्थिति धीरे धीरे इस रोहिणी कमीशन से निकलेगी और बीजेपी उसे अब जब लगने लगेगा कि हां जाति का मामला इस देश में पक चुका है, तब वह उस आरक्षण के भीतर घुसेगी जहां पर आरक्षण का लाभ सबको बराबर मिलना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो एक लंबी कतार है ओबीसी के भीतर भी जिनके पास कुछ भी नहीं है, और ऐसी कई जातियां नहीं, ऐसी सैकड़ों जातियां हैं। तो इन जातियों की तादाद अगर देखने की कोशिश की जाए तो क्या एक झटके में वो तमाम जातियां बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएगी कि बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे तो उनको भी आने वाले वक्त में शैक्षणिक संस्थानों में चाहे भर्ती का मसला हो, चाहे सरकारी नौकरी का लाभ मिलना हो, उस दिशा में चले जाएंगे। यह एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा था कि बीजेपी के साथ या बीजेपी की वैचारिक तौर पर जो सारी उम्मीदों पर खरी उतरती है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। उसके जहन में जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए तो मुद्दे पूरे हो गए। अयोध्या का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, कॉमन सिविल कोड पे बहस चल रही है, गाहे बगाहे उसको लेकर उनके भीतर सहमति। अब सवाल था कि क्या वाकई इस देश के भीतर में मुस्लिम भी अपनी जातियों को खोजने लगेगा क्या? बिहार ने एक रास्ता मुस्लिमों को दिखाया कि अगर आप धर्म के आधार पर खड़े नहीं होते हैं और जाति के आधार पर खड़े होते हैं तो आपको इस आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो मुसलमान जब इस देश में खुद को जाति के हिसाब से रखेगा, और पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया के भीतर जाति के आधार पर भारत में मुस्लिम खुद को मानता जरूर है, लेकिन दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाति के हिसाब से मुस्लिम खुद को नहीं देखता है, वो धर्म के लिहाज से देखता है। तो क्या वाकई इस्लाम के भीतर जब जाति का जिक्र नहीं तो भारत के भीतर जब जाति का जिक्र होगा तो क्या आरएसएस इसको घर वापसी के तौर पर इस देश में मुस्लिमों के लिए भी कोई आंदोलन खड़ा कर देगा? क्योंकि जब आप मिर्जापुर का इलाका है, भदोही का इलाका है, बनारस का इलाका है, वहां पर आपको कुछ मुसलमान नहीं बड़ी तादाद में मुस्लिम मिलेंगे जो अपने आप को ब्राह्मण मुसलमान कहते हैं। और अगर आप उस लिस्ट को देखना शुरू करेंगे, जो हमारी पूरी टीम ने उस लिस्ट पे काम किया और उसको निकाला और कहा कि इस जानकारी के साथ चलिए कि इस देश के भीतर में मुस्लिम अगर जातियों के लिहाज से देखने लगे, एक क्षण के लिए सोचिए मुस्लिम ओबीसी के भीतर कितनी बड़ी तादाद में है। कसाई, कसाब,
डफाली, धुनिया, नट, पमरिया, भटियारा, भाट, मदारी, मोर शिकार, साईं, फकीर, दीवान, मदान, मोमिन, लाल बेगिया, मेहतर, भंगी, चूड़ीहार, राइन, कुंजरा, भक्को, इदरीसी, रंगरेज, इरफिरोश, इब्राहिमी, तेली, मुकेरी, ये सब क्या हैं? ये सब मुस्लिम जातियां हैं जो ओबीसी में शामिल है। इनको क्या मिला? इनको भी सुविधा चाहिए अगर ये ओबीसी में शामिल हैं, और अगर नहीं मिला है तो जो इन्हें देगा उसके साथ खड़े होंगे। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, ओबीसी के भीतर जब आप जाते हैं तो आपको 3-4 जातियां इस दौर में लाभालाभ की स्थिति में मिलेगी। उसमें कुर्मी होगा, कुशवाहा होगा, बनिया होगा, यादव होगा, ये आप देखेंगे। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, एक लंबी फहरिस्त है जिसका जिक्र जाति जनगणना के भीतर बिहार में किया गया, हम उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, बनिया के भीतर भी दर्जन भर जातियां आती हैं। सूदी, मोदक, मायरा, रुनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमलापुरी वैश्यल, माहूरी वैश्य, बांगी वैश्य, बनिवार, अग्रही वैश्य, वैश्य पोद्दार, कसोधान, गंध बनिक, बाथम वैश्य, गोलदार, ये सब क्या है? सिर्फ बनिया के भीतर की। और दूसरी तरफ जब यादव का जिक्र होता है तो उसमें ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला, ये सारी उस जातियों के भीतर की आती है। तो क्या बीजेपी बहुत महीन राजनीति के साथ अब उस आरक्षण को एक चक्रीय आरक्षण में करेगी कि जिनको जो लाभ मिल गया, कम से कम बाकी जातियों को उस बराबर लाभ तो मिलना ही चाहिए? क्योंकि बिहार की जनगणना में यह खुले तौर पर साफ आ गया किसके कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, किसकी कितनी तादाद है, और कितनी जातियां हैं जो रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें कितनी जातियां हैं जिनको एक भी जगह पर एक भी भर्ती नहीं हुई और एक भी जगह पर शिक्षक संस्थानों में उनकी वहां पर नियुक्ति नहीं हुई। तो क्या ऐसी स्थिति में एक झटके में चीज बढ़ जाएगी? और ऐसा होने पर क्या दलितों के भीतर यानी शेड्यूल कास्ट के भीतर भी अब अपनी अपनी जाति हर कोई बताएगा और कहेगा कि देखिए, दलितों के भीतर भी जो आरक्षण का लाभ, उसमें भी जो ताकतवर राजनीतिक तौर पर है उन्हें तो लाभ मिल जाता है, बाकियों को कहां मिलता है? उसकी भी फहरिस्त देखिएगा तो कंजर, रजवार, पासी, मुसर, दुसाद, बंधार, बौरी, भोगना, मोची, धोबी, घासी, ये तमाम जातियां 21 जातियां तकरीबन बिहार के भीतर निकल कर आती है। अब सवाल यह है कि रोहिणी कमीशन को 2 अक्टूबर 2017 में जिस लिए बनाया गया था उसमें काम ही यही था कि ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दों की जांच वो करे, जो असमान वितरण आरक्षण के लाभ का हुआ है उसको लेकर बताए और उसकी अध्ययन करते हुए एक पैरामीटर बनाए, मानदंड बनाए, तंत्र तैयार करे कि किस तरीके से ओबीसी की सूची के भीतर हर किसी को बराबर का लाभ मिल सके। यानी जातियों का सच भारत का सच है और उसी के हिसाब से भारत में सामाजिक न्याय अगर होगा तो सामाजिक न्याय में कोई जाति छूटनी तो नहीं चाहिए। और इसके लिए जो रिपोर्ट थी उसमें कई हिस्सों में बांटा गया। एक कहा गया पिछड़े में बांटिए, उसके बाद कहा अधिक पिछड़े बांटिए, अत्यंत पिछड़े, इन 3 हिस्सों में विभाजित कीजिए और इसमें जो क्रीमी लेयर है उसको भी बताइए और तब बताइए कि किनको नौकरियां किस रूप में मिली हैं। तो ये जो चक्रीय आरक्षण का खेल है उसमें जाहिर तौर पर जिनको लाभ लगातार मिलते आया है तो वहां तक पहुंचने के लिए उनका आरक्षण रोक दिया जाए, बाकियों को आरक्षण शुरू में दिया जाए, क्योंकि रोजगार तो लिमिट है, शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती भी लिमिट तौर पे होगी। और जो 4 श्रेणियां निकल कर आई उसमें ये जरा समझिए कि 2% आरक्षण जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है 1674 समूहों को मिलती है, सिर्फ 2%। दूसरी तरफ 10% आरक्षण 97 जाति समूह को मिल जाती है, 9% आरक्षण 328 जाति समूह को मिलती है, 6% आरक्षण 534 जाति समूह को मिलती है और 2% सिर्फ 1674 जाति समूह से। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होती है। सवाल यह है कि रोहिणी आयोग ने जो निष्कर्ष निकाला उसने जो तमाम नौकरी संस्थानों का जो समीक्षा की उसके बाद कहा कि देखिए लगभग 97% नौकरी जो है वो 25% उपजातियों के पास है, लेकिन इस 25% में से 24.95% केवल 10
ओबीसी समुदायों के पास है, बाकियों के पास वह भी नहीं है। और 37% ओबीसी समुदाय तो ऐसे हैं जिनका शून्य प्रतिनिधित्व है। तो इनको पहले उठाया जाए, अभी तक तो जिक्र नहीं हो रहा था। तो बीजेपी इस प्रोसेस में है कि इस देश के भीतर पहले जातीय सवाल खड़ा तो हो जाए, राजनीतिक तौर पर वो असर तो दिखाने लगे, तब ये 37% ओबी जिनका प्रतिनिधित्व 0% है, और इसमें 983 समुदाय आते हैं जिनको नौकरी में या शैक्षणिक संस्थानों में 0% कोई परिस्थिति इनके साथ नहीं हुई है, और 994 उपजाति ऐसी है जिनकी प्रवेश और भर्ती सिर्फ 2.66% की हुई है। मैसेज पहला यह निकल कर आता है कि मंडल से निकली हुई राजनीति ने जो ओबीसी के भीतर ताकतवर जातियां थी उन्होंने सारा लाभ लिया, राजनीति को अपने तरीके से मोबिलाइज किया, और नाम ओबीसी के जरिए जब करना शुरू किया तो अगर राहुल गांधी इस देश में घूमकर एक्सरे समाज का कराना चाहते हैं तो बीजेपी तैयारी इस बात की कर रही है कि उस एक्सरे के साथ साथ आरक्षण और बाकी प्रक्रिया के भीतर में निचले स्तर पर जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जो दीनदयाल उपाध्याय जिसको देखते थे, आखिरी पायदान पर पड़े व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, उस दृष्टि से इस पूरे के पूरे जातीय जनगणना आरक्षण के सवाल को उसी दायरे में रखा जाए। जाहिर है एक झटके में समाज के भीतर हलचल मच जाएगी। और दूसरा सवाल यह है, अगर इस देश का मुसलमान भी खुद को जाति के तौर पर ही रखेगा, जो बिहार से संदेश आ गया, तब तीसरा सवाल जो इस दौर में मोदी लगातार उठा रहे हैं वो गरीबी का क्यों उठा रहे हैं। बिहार के भीतर बीते 30-35 साल से जिनकी सत्ता है, जो मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी थी लालू की और नीतीश कुमार की, यानी आरजेडी और जेडीयू, इनके जरिए जो बिहार का सच इकोनॉमिक एस्पेक्ट में निकल कर आया, अब अपने तौर पर बीजेपी इसकी तैयारी कर रही है। यानी मोदी शाह की बिसात बहुत साफ कहती है कि यह गरीबी जो है, इस गरीबी को जब सामाजिक न्याय के नारे तले और बड़ा व्यापक कर दिया गया, और बिहार में जो कि एक प्रयोगशाला के तौर पर रही, क्योंकि सत्ता इन्हीं के हाथ में रही, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया, लालू यादव, नीतीश कुमार और अब तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई। इस दौर में बीजेपी ने समर्थन जरूर किया, लेकिन बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री तो था नहीं। तो ऐसे में जो बिहार की आर्थिक माली हालत है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, और जो सामाजिक न्याय का नारा लगाते हुए इस देश में आरक्षण और जाति जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, अगर इस बिहार को प्रयोगशाला मानकर इस देश के सामने रख दिया जाए तो फिर क्या होगा। बीजेपी ने बहुत शातिर तरीके से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मोदी शब्द ओबीसी से जुड़ा है, ओबीसी की राजनीति के जरिए उन्होंने अपने बीजेपी में कैसे वोट बैंक बढ़ाया, यह बहुत साफ है। लेकिन अगला सवाल है, जब देश की समूची राजनीति का आधार ही जाति होगा तब बीजेपी क्या करेगी। तो बीजेपी इस दिशा में कदम बढ़ाएगी जहां पर उसे महसूस होने लगा है कि यादव माइनस ओबीसी जो है यह खेल 2014 में खेला जा सकता है। लेकिन उससे पहले अभी सामने वाले को, यानी विपक्ष में जो खड़े हैं या वहां पर जो सत्ता में, उनको पूरा बोलने देना चाहिए और उनको पूरी तकरीर करने देनी चाहिए। और विधानसभा के भीतर भी जब आरक्षण पर मुहर लग रही थी, जाति जनगणना का सवाल था, बीजेपी तो साथ खड़ी थी, लेकिन सवाल तो सामाजिक न्याय का था। तो सामाजिक न्याय को इस दौर में किसने लूट लिया, यह भी सवाल आ रहा है। और ध्यान दीजिए, बहुत ही शालीनता के साथ मोदी जाति आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूम रहे। आज ही वह तेलंगाना में थे। तेलंगाना में वो कहां पर थे? माडिगा रिजर्वेशन पुरारा समिति के साथ थे, जो दलित जातियों में अब अपने आरक्षण का और अपने लाभ का सवाल उठा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर को गए थे, तब वो कहां पर खड़े थे? उस वक्त वो बैकवर्ड क्लास आत्मगौरव सभा में खड़े थे। यानी उनके जहन में चीजें साफ है। तो क्या दूसरी तरफ परिस्थिति नाजुक है? क्योंकि बिहार को अगर प्रयोगशाला के तौर पर आप देख रहे हैं तो एक क्षण के लिए समझिए कि जो 36% अति पिछड़ा तबका है उसमें गरीबी लगभग 33% है, और जो यादव है वो 14% है, उसमें गरीबी लगभग 35% है। और इसी तरीके से जो एमएलए के तर्ज पे आते हैं, हम आखिर में आएंगे, लेकिन जब हम नौकरी का जिक्र कर रहे थे तो देखिए ओबीसी के भीतर यादव है, उसके पास
नौकरियों का होना या गरीबी का होना, कुशवाहा के पास नौकरी या गरीबी का होना, बनिया और कुर्मी के पास नौकरी और गरीबी का जिक्र होना, गोस्वामी 30% गरीब है, कितनी नौकरियां हैं, भट्ट कितनी नौकरियां हैं, घटवार कितनी नौकरियां हैं, सोनार कितनी नौकरियां हैं, मल्लाह कितनी नौकरियां हैं, लेकिन ये वोट बैंक पर कितने बड़े हैं, यह भी समझना होगा। और इसका दूसरा सच यह भी है कि बिहार में जब हर तीसरा शख्स अत्यंत गरीब है, यानी उसकी कमाई साल भर में जिस लिहाज से होनी चाहिए उसमें अत्यंत गरीब यानी बीपीएल के नीचे उसकी परिस्थिति है, तब वो कहां टिकेगा। और इतना ही नहीं, बिहार का एक सच यह है कि 51% लोगों ने स्कूल के आगे कॉलेज देखा ही नहीं है। जाहिर है जब आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र होगा तो इन चीजों का भी जिक्र होगा। अब यहां पर एक सवाल यह भी है कि जब आप इन परिस्थिति को देखना शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस जो रहते हैं वह लोगों को रईस बनाते हैं। हम एजुकेशन फील्ड में नहीं लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में जाते हैं। जिन बातों का जिक्र बीजेपी आने वाले वक्त में करने वाली है, आरएसएस जिसे घर वापसी के जरिए मुस्लिमों की जातियों के आश्रय भी सवाल उठाने वाला है और चक्रीय आरक्षण के जरिए मौजूदा वक्त का आरक्षण रुके और उनको अंतिम तबके तक आरक्षण मिल जाए, तो राजनीति के भीतर भी एक घमासान की शुरुआत होने वाली है। क्यों? क्योंकि बिहार में हर दूसरा व्यक्ति गरीब है, लेकिन विधानसभा के भीतर हर व्यक्ति करोड़पति या लखपति है। करोड़पति लगभग 92% है, 8% लोग लखपति हैं। तो वह किसी भी जाति विशेष से आए, हमको लगता है उसके आंकड़े भी बताने चाहिए। हमारी टीम ने वह भी तैयार किया। उसने बताया कि देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है, उसमें 33% गरीबी है, लेकिन ओबीसी एमएलए जो है वह 19% है और उसमें कोई भी शख्स गरीब नहीं है। 90% करोड़पति है, 8% लखपति है, 2% लगभग लखपति माने 10 लाख से नीचे की उसकी संपत्ति है। यादव 14% है, लेकिन उसके एमएलए विधानसभा में 22% है। यादव 35% गरीब है, लेकिन एमएलए कोई भी गरीब नहीं है। 98% करोड़पति है, 2% लखपति है। मुस्लिमों के भीतर 10% एमएलए हैं, लेकिन वहां भी सभी करोड़पति हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनके भीतर जब जाइएगा तो वहां पर लगभग 20% मौजूदगी उनकी एमएलए के तौर पर है, लेकिन वह भी सब रईस है। गरीब 42% है जबकि उनके भीतर में, और एमएलए में आइएगा तो 16% एमएलए हैं, लेकिन करोड़पति हैं सभी, लखपति हैं 2। अदर्स में आइएगा जो अपर कास्ट है वो लगभग 15.5% है बिहार में, उसकी एमएलए लगभग 26% है, उसमें भी सभी करोड़पति हैं, उसमें गरीबी 25% है। यानी जैसे ही आप इस देश के मेन स्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा बनते हैं आरक्षण के जरिए, वैसे ही आपकी गरीबी खत्म हो जाती है। और यही सवाल बीजेपी मंडल के बाद मंडल पार्ट 2 का एक नया रूप रखना चाहती है, जिसमें वो बता पाए कि दरअसल जब तक उन जातियों को, जिनकी संख्या आपने बताई 982 जातियां हैं जिनको 0% आरक्षण का लाभ मिला शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में, तो यह परिस्थिति क्या भारत की राजनीति की दशा दिशा को एक झटके में बदल देगी? क्योंकि बिहार को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों परिस्थितियों का अगर प्रयोगशाला बनाइएगा तो हो सकता है बिहार इस देश की आखिरी पायदान पे खड़ा नजर आए, जो है प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भी है, सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भी है। लेकिन जैसे ही उन जातियों की प्रतिनिधित्व जिन हाथों में है वह इतने ताकतवर हैं कि दिल्ली तक उनकी तूती बोलती है, तो क्यों नहीं उस समुदाय को वो ताकत मिले। और यह वोट बैंक जो है, जो पिछड़ों में ऊंची जातियों का वोट बैंक, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो जो महापिछड़ा तबका है उसमें तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो जातियों से जुड़े हुए हैं जिनका प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है, तो क्या एक झटके में वह वोट शिफ्ट हो जाएगा? हमारी टीम ने इस पे काम किया और जानकारी दी कि देखिए ऐसा है कि जो महापिछड़ा 40% वोट मिले थे और 20% मंडल की राजनीति करने वाली पार्टी को मिली थी और 15% कांग्रेस को मिली थी, यह हो सकता है महापिछड़ा का तबका बीजेपी की इस राजनीति के बाद 48% से बढ़कर ये 62% पे पहुंच जाए। और दूसरी तरफ पिछड़ी जातियों में जो ऊंची जाति है उसमें 40% मिला था, वह वोट 10% कम हो जाए और यहां पे 20% बढ़ जाए। स्थिति फिर वही आकर खड़ी हो गई। तो क्या ये एक ऐसी राजनीति
का ढक्कन नीतीश कुमार ने खोल दिया है, जो भारत की राजनीति में जाति को ना सिर्फ सच बतलाती है बल्कि आने वाले वक्त में भारत की राजनीति, सामाजिक आर्थिक स्थिति और उसके जरिए मंडल से निकली हुई राजनीति को भी एक नई चुनौती देने की स्थिति में खड़ी हो गई है। और यह रास्ता मोदी और शाह के अनुकूल तो नहीं है, यह रास्ता आरएसएस के अनुकूल तो नहीं है। सामान्य तौर पे हो सकता है अभी लग रहा हो नहीं है, लेकिन रोहनी कमीशन की रिपोर्ट और इस दौर में ओबीसी और गरीब की राजनीति करते मोदी 2024 का रास्ता कहीं यही दोनों परिस्थिति उनके अनुकूल तो नहीं कर देगी और नीतीश कुमार से जाने अनजाने में यह कहीं बड़ी भूल तो नहीं हो गई। और राहुल गांधी जिस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं बड़ा घातक तो नहीं है, ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।